नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट, इसमें एक चैप्टर है गिरवी का अनुबंध। तो गिरवी के अनुबंध के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सामान्य बोलचाल में हम समझते हैं कि गिरवी क्या होती है, लेकिन गिरवी में वास्तव में कई चीज़ों को सम्मिलित करेंगे। गिरवी क्या होती है, या भारतीय हमारा जो अनुबंध अधिनियम है इसके अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा क्या होगी, इन सब के बारे में आज पढ़ने वाले। ठीक है विद्यार्थियों, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो हम अपनी कक्षा का प्रारंभ भारतीय अनुबंध अधिनियम की परिभाषा के अनुसार करते हैं कि गिरवी को लेकर भारतीय अनुबंध अधिनियम ने क्या कहा है, क्या परिभाषा दी है। तो देखिए विद्यार्थियों, बोर्ड पर एक बार भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार जब किसी माल का निक्षेप का मतलब होता है हस्तांतरण कर देना। निक्षेप का क्या मतलब होगा विद्यार्थियों? हस्तांतरण कर देना। जब किसी माल का निक्षेप किसी ऋण अथवा वचन, अर्थात माल का जो निक्षेप है वो ऋण के बदले में या किसी वचन के बदले में, निक्षेप किसी ऋण अथवा वचन पालन के लिए प्रतिभूति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, उसको अच्छी तरह समझ ले, प्रतिभूति के रूप में किया जाता है। प्रतिभूति के रूप में किया जाता है तो इसे गिरवी कहते हैं। तो सीधा से ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई ऋण लेना है या किसी वचन की पालना करवानी है तो इसके लिए आप अपनी प्रतिभूतियों को, कुछ जमीन हो सकती है, जायदाद हो सकती है, कार हो सकती है, कुछ भी ऐसी प्रतिभूतियों भौतिक हो जो विक्रय योग्य हो, जो उपयोग में आने लायक हो, जो ठीक हो, पूर्ण ठीक हो या कम ठीक हो, बात अलग है, लेकिन ऐसी स्थिति में हो जिसे हम विक्रय कर सकें। तो ऐसी प्रतिभूति को, ऐसे माल को हम किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं और उसके बदले में कुछ समय के लिए ऋण प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक अनुबंध का निर्माण हो रहा है। वो निर्माण, वो अनुबंध जो है, वो अनुबंध ही गिरवी का अनुबंध कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं इसकी परिभाषा पढ़ रहा हूं। आप इस परिभाषा को एक बार फिर से समझ ले, देख ले, और बुक में से भी इस परिभाषा को एक बार आप पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, परिभाषा कुछ ऐसी है, जब किसी माल का निक्षेप का मतलब होता है विद्यार्थियों वस्तु का हस्तांतरण कर देना, माल का हस्तांतरण कर देना। अब हस्तांतरण जो होगा वो भौतिक भी हो सकता है और कानूनी रूप से सामान्य भी हो सकता है। जैसे अगर मेरे पास एक कार है और मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है तो मैं कार को किसी अन्य व्यक्ति के पास रख देता हूं और उससे पैसे ले लेता हूं। ये हो गया भौतिक रूप से किसी वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति के पास रख देना। परंतु कोई ऐसी वस्तु है जिसको हम जगह से उठा नहीं सकते, वो वहीं पर स्थिर है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको गिरवी कैसे रखेंगे? तो अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो माल का जो स्वामी होता है, जिस पर किसी वस्तु का स्वामित्व होता है, वो स्वामी जो होगा, वो व्यक्ति उस माल के जो कागज होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, कानूनी रूप से सही डॉक्यूमेंट, वो व्यक्ति को दे देंगे और उससे ऋण की प्राप्ति कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने भौतिक रूप से वस्तु को उठा के नहीं दिया है, हमने केवल वस्तु में के जो डॉक्यूमेंट थे, जो कानूनी रूप से सही और मान्य हो, ऐसे डॉक्यूमेंट को, ऐसे प्रपत्र को हमने एक गिरवी ग्राही व्यक्ति जो है उसको दे दिया है। ठीक है विद्यार्थियों, और उसके बदले में ऋण की प्राप्ति कर ली है।
जैसे गाड़ी के उदाहरण में हमने ये कहा था कि गाड़ी को मैंने उसे दे दिया है, तो गाड़ी में दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई बिल्डिंग गिरवी रखूं तो क्या मैं एक बिल्डिंग को उठा के दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकता। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके कागज देने पड़ेंगे, उसके पेपर देने पड़ेंगे। पेपर कौन से देने? जो कानूनी रूप से मान्य हो, क्योंकि विद्यार्थियों कानूनी रूप से क्या हो? मान्य हो, ऐसे पेपर उसे मैं दे सकता हूं। जैसे जमीन की बात कर लेते हैं। जमीन जो होती है, प्लॉट जो होता है, अगर उसको हम गिरवी रख रहे हैं तो हम जमीन को उठा के किसी व्यक्ति को दे नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? जो पेपर होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, कौन से कानून रूप से जो मान्य होंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट को हम लेंगे और गिरवी ग्राही के पास गिरवी रख देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी किसी वस्तु को या प्रतिभूतियों को किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रख देते हैं, उनको दे देते हैं। तो इस प्रकार का जो अनुबंध का निर्माण होता है, वही अनुबंध कहलाता है गिरवी का अनुबंध। ठीक है विद्यार्थियों, देखते हैं एक बार इसकी परिभाषा एक बार पढ़ देता हूं और इसे आप लिख भी सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। आप देख लेंगे एक बार। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार जब किसी माल का निक्षेप किसी ऋण अथवा वचन पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में किया जाता है तो उसे गिरवी कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम। अब हमने मोटे मोटे रूप से समझ लिया कि गिरवी क्या होगी, परंतु अब गिरवी के तत्व कौन से होंगे, अर्थात गिरवी में हम किन किन चीजों को शामिल करेंगे, उनमें क्या क्या बारीकियां होनी चाहिए, गिरवी में क्या क्या तत्व होने चाहिए। अब हम इन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, देखेंगे गिरवी में कौन कौन से तत्व होंगे। इसका पहला जो तत्व है विद्यार्थियों, वो है जमानत के लिए निक्षेप। निक्षेप का मतलब समझते हो विद्यार्थियों? हस्तांतरण। तो जमानत के लिए निक्षेप होना चाहिए, अर्थात अगर आप किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का लोन या ऋण वगैरह कुछ ले रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रतिभूति या वस्तु जो है उसे रखनी पड़ेगी। तो वो जमानत के रूप में हम रख रहे हैं उसको, ताकि वो व्यक्ति जो है ऋण की राशि नहीं चुकाने पर वो उसे मार्केट में विक्रय करके अपने पैसों की वसूली कर सके। तो पहली चीज है कि जमानत के लिए हम क्या करेंगे? अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रख देंगे। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा इसका माल। तो यहाँ पे हमें देखने वाली चीज है कि हम गिरवी किसको रख सकते हैं? जो भौतिक रूप से माल हो, जो दिखाई देती हो, जिसको मार्केट में बेच सकते हैं। इस प्रकार के माल को हम गिरवी रख सकते हैं। ठीक है। तीसरा विद्यार्थी उसका विद्यमान माल। विद्यमान माल का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई माल जो वास्तव में उपस्थित हो, वास्तव में वो होना चाहिए, जो विक्रय योग्य हो। ऐसे विद्यमान माल को हम क्या कर सकते हैं? गिरवी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कल मेरे पास गाड़ी आएगी, आप मुझे अभी पैसे दे दो, मैं कल गाड़ी आपको गिरवी रख दूंगा। ऐसा नहीं होता, ये गिरवी नहीं कराएगा। जब आप गिरवी रख रहे हो तो वो गिरवी जो होगा, जब जिस वस्तु को गिरवी रख रहे हो वो उस वक्त मौजूद होनी चाहिए। अगर पहले 2 महीने कहा था कि गिरवी गाड़ी कल आएगी तो आपका अनुबंध कल ही बनेगा, वो आज नहीं बनेगा, भले आपने पैसे आज ले लिए हो। गिरवी का अनुबंध जो है वो फिर कल का ही बनेगा। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है, जब हम किसी वस्तु को गिरवी रखते हैं विद्यार्थियों, तो वस्तु उस वक्त हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम चौथे पॉइंट पर चलते हैं, माल अधिकार का अंतरण। अब देखेंगे एक बार कि माल पे 2 प्रकार के अधिकार हो सकते हैं। एक तो माल का स्वामित्व होता है, जो माल का स्वामी होता है उसका तो अधिकार होगा ही होगा, और दूसरा
अगर हम किसी वस्तु को गिरवी रख रहे हैं तो जो गिरवी ग्राही जो होगा, जिसको हम माल रख रहे हैं गिरवी, उसका भी उस पर अधिकार होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां पर गिरवी के अंदर केवल वस्तु का अधिकार होगा। वस्तु पर क्या होगा? उसका अधिकार होगा। स्वामित्व पर अधिकार नहीं होगा, वो स्वामी नहीं बनेगा वस्तु का। तो तब तक वस्तु का स्वामी नहीं बन सकता जब तक कि आप उस गिरवी के अनुमति का खंडन नहीं कर देते, या एक निश्चित समय सीमा अगर खत्म हो जाती है तो उसके बाद भी वो स्वामी बन सकता है। वो भी कब बनेगा? अगर आपने अनुबंधीय चीजों को सम्मिलित किया है तो यहां पर अगर आप किसी भी वस्तु को गिरवी रखते हो तो ये गिरवी सामान्य रूप से क्या होगा? अधिकार माल का अधिकारी गिरवी होगी, स्वामित्व वाली गिरवी नहीं होगी। स्वेच्छा से अंतरण, तो यहां पर अगर आप माल जो गिरवी रख रहे हो उसका अंतरण कैसा होना चाहिए? स्वेच्छा से होना चाहिए, अर्थात उसकी इच्छा पूर्ण रूप से होनी चाहिए माल को गिरवी रखने की। ऐसा नहीं आप उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो या उत्पीड़न या उसको पीड़ित करके आप उसका माल जो है वो गिरवी रख रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी आवश्यकताओं की, अपने परिवार की आवश्यकताओं की, अन्य किसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी इच्छा से अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रख रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे चलते हैं। हमारा छठा पॉइंट है विद्यार्थियों, स्वामित्व का स्थानांतरण नहीं। ये हमने पहले ही बताया था कि एक निश्चित समय सीमा या अन्य किसी अनुबंध जब तक नहीं होता है तब तक वो व्यक्ति उस वस्तु का स्वामी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर केवल अधिकार का स्थानांतरण हो सकता है, अधिकार का अंतरण हो सकता है, परंतु गिरवी के अनुबंध में स्वामित्व का स्थानांतरण या स्वामित्व का अंतरण कभी भी नहीं होता है। अगर विपरीत अनुबंध हो तो हो सकता है, लेकिन सामान्य अनुबंध में, सामान्य गिरवी के अनुबंध में कभी भी स्वामित्व का अंतरण नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। वस्तु विक्रय योग्य होनी चाहिए। तो गिरवी हम उसी वस्तु को रखेंगे या सामने वाला व्यक्ति जो है गिरवी उसी व्यक्ति को, उसी वस्तु को लेगा जिसकी मार्केट में कोई ना कोई वैल्यू होगी, जिसे वो सामने वाला व्यक्ति जो है, गिरवी ग्राही जो है, वो उसे मार्केट में बेचकर अपनी धनराशि वसूल कर सके। इसलिए वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो विक्रय योग्य हो। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं विद्यार्थियों। वस्तु पर गिरवी ग्राही का पूर्व अधिकार। अगर गिरवी कर्ता ने, अर्थात मैं अपनी वस्तु को कहीं गिरवी रख रहा हूं तो मैं गिरवी कर्ता हो गया। अगर मैं अपनी वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रखता हूं और उससे मैं ऋण ले लेता हूं और मैंने इसी प्रकार का कोई अन्य ऋण बिना गिरवी किसी वस्तु को गिरवी रखे हुए किसी अन्य व्यक्ति से भी ले रखा है, तो सबसे पहले जिसको मैंने गिरवी रखी है वस्तु, उसका उस वस्तु पर या उसके पैसों पर अधिकार होगा। उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार होगा उस पर। तो जिसके पास वस्तु गिरवी रखी गई है उसका प्रथम अधिकार होगा उस वस्तु पर जो मैंने गिरवी रखी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसके मुख्य बिंदु थे, मुख्य जो पॉइंट थे वो इतने ही थे। हमने इनको पढ़ लिया है, समझ लिया है। पूरा पॉइंट या पूरी बात हम एक वीडियो में नहीं बता सकते, इसलिए आपको बुक का भी सहारा या नोट्स का भी सहारा लेना होगा। लेकिन मोटे मोटे रूप से गिरवी का केवल मतलब इतना सा होता है कि वचन की पूर्ति या ऋण की पूर्ति के लिए हम अपनी वस्तु जो होगी किसी अन्य व्यक्ति के पास रख देते हैं तथा वचन या ऋण की समाप्ति के बाद या उसे लौटा देने के बाद हम वापस वो वस्तु उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी कोई स्थिति होती है या ऐसा कोई अनुबंध होता है, वही अनुबंध गिरवी का अनुबंध कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।